हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने EMRS में फॉर्म भरा है, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे चल के मान लो कि आप प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस एग्जाम दोगे और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो जाओ। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आपका SC ST के लिए फॉर्मेट, जो कि आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ OBC का फॉर्मेट, जिसमें अपेंडिक्स 2 के अंदर है। इसमें भी आपका ये दिखेगा कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, जिसमें ये भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है। ठीक है, अगर इसके जगह ये जो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर स्टेट का नाम लिखा रहता है, तब ये सेंट्रल लेवल रहता है। सेंट्रल लेवल की हमारे स्टेट लेवल रहता है, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, मतलब कि ये सेंट्रल लेवल है। मतलब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा सेंट्रल लेवल वाला है। ये भी हमारा जो SC ST का है, ये हमारा सेंट्रल लेवल वाला का है। तो अगर फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट था, ठीक है, EMRS का फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट था, उससे पहले अगर आपके पास ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब ये फॉर्मेट में थोड़ा हेर फेर चलेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे है तो चलेगा, लेकिन ऊपर में जो ये लिखा हुआ है ना, मैं एक बार रब करता हूँ, देखो आप अच्छे से देखो। ऊपर में जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसमें से भी सिर्फ ये लाइन लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा चेंजेस है, 1-2 वर्ड का तो चलेगा, लेकिन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। अगर इतना लिखा हुआ था और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट था उससे पहले अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि अगर आप यहाँ पर PGT एग्जाम दो, ठीक है, या TGT दो, या हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दो, तो सभी में प्रीलिम्स और मेंस है। क्या है? प्रीलिम्स प्लस मेंस, 2 एग्जाम है। तो आपका जो है यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा? तो मेरिट लिस्ट जो है आपका यहाँ पर मेंस एग्जाम पर बनेगा। किस पर? मेंस एग्जाम पर। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जैसे अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आपका दिसंबर में होगा और रिजल्ट जनवरी में आएगा, तो इससे कम से कम आपको 2 महीना का समय मिलेगा मेंस के लिए। कितना? 2 से 3 महीना का समय आपको मेंस का तैयारी करने के लिए मिलेगा। 3 महीना का तो पता नहीं, लेकिन 2 महीना का समय आपको मिलेगा। तो सबसे मेन टारगेट आपका जो होना चाहिए अभी प्रीलिम्स एग्जाम, और प्रीलिम्स एग्जाम में सब सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मान लो कि आप PGT की तैयारी कर रहे हो, आप TGT की तैयारी कर रहे हो, आप हॉस्टल वार्डन की कर रहे हो, आप लैब अटेंडेंट की कर रहे हो, नर्स की कर रहे हो, किसी का मैं भूल गया उसका कर रहे हो, तो मैं सभी के लिए बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं PGT के लिए। तो और याद रखिएगा सभी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, आपका जो बुक है PGT के लिए हो गया या TGT के लिए हो गया, ठीक है, या हॉस्टल वार्डन के लिए हो गया, सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सभी बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी बुक का लिंक डालना भूल जाऊंगा तो आप अपना सब्जेक्ट का नाम बता देना, कमेंट करके सब्जेक्ट का नाम बता देना, फिर मैं अपडेट करके लिंक डाल दूंगा, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप मतलब बुक परचेस कर पाओगे और पढ़ाई कर पाओगे। जो बेस्ट बुक होगा वही बुक का लिंक मैं आपको डालूंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ PGT के लिए। तो आपका जो PGT है उसके लिए यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट है। आप देखिएगा, एक टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कि 30 नंबर का है, और एक डोमेन नॉलेज है जो कि 30 नंबर का है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज, तो इन्हीं दोनों से टोटल यहाँ पर 100 में से 60, ठीक है, इस 100 में से 60 तो यही दोनों उठा रहे हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुए। बाकी में आप कम नंबर लाओ चलेगा, लेकिन इन दोनों में आपको ज़्यादा नंबर लाना होगा। 30 में से 25 नंबर लाना होगा, तब जाके आपका 50 होगा। फिर इधर से आप 5 नंबर भी लाओगे, 10 नंबर भी लाओगे तो हो जाएगा। तो सबसे मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज PGT के एग्जाम में एकदम, अगर ये दोनों वीक है आपका, ये दोनों में से एक भी वीक है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। फिर आप यहाँ पर आइए, मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर आप यहाँ पर आइए TGT में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर अगर हम TGT की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका डोमेन नॉलेज में भी यहाँ पर 10 और 20 मिला के टोटल 30 क्वेश्चन है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेन आपका इंपॉर्टेंट है, टीचिंग और डोमेन नॉलेज। तो इन दोनों को आपको अच्छे से करना है TGT और PGT में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपका हॉस्टल वार्डन आता है। तो हॉस्टल वार्डन में आप देखिएगा कि आपका जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वाला है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आपका ये इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पर 30 नंबर का, विद वहाँ पर PGT और TGT में मार्क्स ज्वाइन नहीं हो रहा था, लेकिन हॉस्टल वार्डन में, ठीक है, हॉस्टल वार्डन में जो है ये मार्क्स ज्वाइन हो रहा है। तो ये आपका हो गया 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है आपका मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ है 30 क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और आप सोचिए कि मैंने रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी को इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप इसी से जो है 30-30-60 नंबर में से अगर आप 50 नंबर ला ले रहे हो, ठीक है, 30-30-60 नंबर में से अगर आप इसी में से 50 नंबर ला ले रहे हो, बाकी में अगर आप 10-10 भी लाओगे ना, 10-10-5, तब भी आप पास कर जाओगे 50-60-70-75, क्योंकि मैंने बोला है कि किसी भी एग्जाम के लिए 100 में से अगर आप 75 प्लस ला रहे हो तो आपके पास करने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। जो है मैं वही सच बताऊंगा, ऐसा नहीं कि भ्रम में रख के आपको बताऊंगा, मेंस का भी नहीं बता रहा हूँ किसी का भी। यहाँ पर अगर अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट में देखिए आपको कौन सा सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 30 नंबर का है ये मजबूत होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी जो कि आपका 20 नंबर का है ये मजबूत होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पर मजबूत होना चाहिए 20 नंबर का, ठीक है। अब रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन ये इतने सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पर मजबूत होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज जो है 30 क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 30 क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल आपका मैथ्स और ये जो आपका रीजनल लैंग्वेज है और इंग्लिश और हिंदी है ये आपका जो है अच्छा होना चाहिए, तब आप फीमेल स्टाफ नर्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही तो ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है, अगर इसी में आप वीक रहोगे, इसी में कम नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए, तो इसमें आप देखिए आपका रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन है तो ये मजबूत होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है तो ये मजबूत होना चाहिए, और यहाँ पर जो है अगर सिर्फ ये दोनों भी मजबूत है तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि बाकी में आप कम भी लाओगे तो चलेगा। मान लो कि जनरल अवेयरनेस में 20 में से 10 ला लिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन में से 10 में से 5, ठीक है, लैंग्वेज वाला में से यहाँ पर टोटल 20 में से यहाँ पर 10 ला लिए, तब भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो है 25-25-50 है तो 50 में से टोटल आप 40 ला लिए तो 40 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 70 हो गया, 75। तो इनी हाउ आप 100 में से अगर 75 क्रॉस कर रहे हो तो आप एक अच्छे मतलब यहाँ पर स्टूडेंट कहलाते हो। वहीं पर अगर बात करें लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट में आप देखिएगा कि रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन है, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर मजबूत होने चाहिए। अब यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है इसमें बोल दिया गया है कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी कटेगा, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। और सबसे मेन काम है कि आपको OMR पर एग्जाम होगा तो आपको अपने घर में OMR सीट खरीद के लाना है, ठीक है, और बुक जो भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करो, जो भी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए जो बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, या वीडियो जब स्टार्ट होता होगा, जब वीडियो की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आपको बुक सब दिखाता होगा, क्लिक कीजिएगा तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं, बुक को खरीद लीजिएगा। खरीदने के बाद घर में OMR सीट खरीद के लाइएगा, करीब 20 से 30 OMR लाइएगा, और बुक में से देख के क्वेश्चन देख के डायरेक्ट OMR में रखिएगा, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।